तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट एंड ब्लड वेसल में ही सबसे पहले है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन क्या है, ये इंटिमा क्या डिजीज़ होता है। तो इसमें हमें फाइब्रस प्लाक की फॉर्मेशन दिखती है विद लिपिड रिच कोर, किसमें, ट्यूनिका इंटिमा ऑफ आर्टरीज में, विच लीड टू थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टीरियल वॉल्स। पैथोजेनेसिस के बहुत सारे स्टेजेस है। सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस फ्लो चार्ट से करते हैं। तो अगर कभी हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस हो और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो तो एंडोथेलियल ऑल्टरेशन होगी, एंडोथेलियम की परमेबिलिटी और लीकीनेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो लाइपोप्रोटीन सर्कुलेशन में थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े हुए हैं और एंडोथेलियम की डैमेज हो रही है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये लाइपोप्रोटीन्स एंडोथेलियम के थ्रू इंटिमा में आ जाएंगे। एंड इसका दूसरा कोज हो सकता है एंडोथेलियल की इंजरी हो गई तो भी वो अंदर आ सकते हैं। अब लाइपोप्रोटीन अंदर आ गए तो लाइपोप्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटियोग्लाइकन से बाइंड करेंगे एंड इंटिमा में ही रिटेन हो जाएंगे एंड द इफ्लक्स विल बी स्लो। क्या रिपीट करना? ठीक है, शुरू से ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे ब्लड में लाइपोप्रोटीन ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। एंड अगर कोई हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब नॉर्मल क्या है, माइनर फ्लो चलता है, अगर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है तो एंडोथेलियम में ऑल्टरेशन होगी, जिसकी वजह से एंडोथेलियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और लीकीनेस बढ़ेगी। तो क्या होगा कि लाइपोप्रोटीन ट्यूनिका इंटिमा में आ जाएंगे। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है कि एंडोथेलियम की इंजरी हो रही है। अब इंजरी हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ इंजरी से भी लाइपोप्रोटीन्स इंटिमा में आ जाएंगे। अब जब वो इंटिमा में आते हैं तो उससे पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है वहाँ पे लाइपोप्रोटीन्स प्रोटियोग्लाइकन के साथ बाइंड कर लेते हैं और वो इंटिमा में ही रिटेन हो जाते हैं। एंड अब क्योंकि ये रिटेन हो रहे हैं इंटिमा में तो और लाइपोप्रोटीन्स अंदर आना मतलब कम हो जाएंगे, तो उनका इफ्लक्स स्लो डाउन हो जाएगा। एंड फिर क्या है कि विद टाइम ये जो लिपिड्स एंट्रैप्ड है इनकी ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन होगी, तो ये ऑक्सीडाइज्ड लाइपोप्रोटीन्स बन जाएंगे। तो ऑक्सीडाइज्ड लाइपोप्रोटीन्स अब तीन चीज़ें करेंगे। एक वो साइटोकाइन की रिलीज़ को इंड्यूस करेंगे, दूसरा वो मोनोसाइट की कीमोटेक्सिस करवाएंगे तो मोनोसाइट्स विल कम टू एंडोथेलियल सेल, एंड तीसरा ये ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन को भी इंड्यूस करेंगे। तो क्योंकि ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो मोनोसाइट की एडहेशन और बढ़ जाएगी। एंड जो साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस भी क्या करेंगे, एडहेशन को बढ़ा देंगे। तो नाउ नेट रिजल्ट क्या हुआ कि मोनोसाइट एंडोथेलियल सेल पे आके अटैच हो जाते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो मोनोसाइट एंडोथेलियल पे आके अटैच हो जाते हैं। तो अब जो मोनोसाइट है ये एंडोथेलियम से इंटिमा में जाएंगे, क्योंकि एक तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ी हुई थी और एक एंडोथेलियल की इंजरी हुई है। तो अब मोनोसाइट भी इंटिमा में आ गए तो मोनोसाइट अंदर आके मैक्रोफेज बन जाएंगे। तो इनिशियली क्या हुआ था, लाइपोप्रोटीन अंदर आके ऑक्सीडाइज्ड लाइपोप्रोटीन बन गए थे और अब मोनोसाइट अंदर आके मैक्रोफेज बन जाएंगे। तो ये मैक्रोफेज और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से और लाइपोप्रोटीन्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज दो काम करेंगे। एक तो मैक्रोफेज लिपिड्स की इनटेक कर लेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड इनटेक होगी। एंड अब ये मैक्रोफेज के अंदर लिपिड आ गया तो लिपिड लेडन मैक्रोफेज को हम कहते हैं फोम सेल्स। दूसरा क्या है, काम करेंगे कि अब मैक्रोफेज ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे। ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होने की वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं ये ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटिमा में आ जाएंगे और अब मसल सेल की और प्रोलिफरेशन होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलाजन फाइबर और बढ़ रहा है। तो ये जो फोम सेल्स थे, फोम सेल्स जुड़ के पहले बनाते हैं फैटी स्ट्रीक। अब इस फैटी स्ट्रीक में क्या आ रहा है, मसल सेल्स भी आ रहे हैं, तो ये पूरा एक फाइब्रो फैटी एथेरोमा बना देगा। तो फैट्स प्लस फाइब्रस टिश्यू, और अब क्या इसमें और फाइबर्स आते जाएंगे तो एक पूरा प्लाक बन जाएगी। तो ये सारी पैथोजेनेसिस है। उसके बाद रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं, मेजर एंड अदर। मेजर में नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल आते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में एज है, सेक्स है, तो मेल में ज़्यादा होता है,
फैमिली हिस्ट्री एंड देन जेनेटिक फैक्टर्स। मॉडिफाइबल में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड सिगरेट स्मोकिंग। अदर्स में लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस एंड पोस्ट मेनोपॉजल डेफिशिएंसी। देन लाइपोप्रोटीन ए, हाइपर होमोसिस्टेमीमिया और इन्फ्लेमेशन। फिर हम आते हैं एथेरोमेटस प्लाक की मॉर्फोलॉजी में। तो ग्रोसली क्या है, वाइटिश येलो दिखते हैं। तो हमारे ग्रोस का स्पेसिमेन भी था जिसमें आउल्टा दी हुई है एंड ऊपर प्लाक्स है। तो क्या है, स्मॉल साइज़ के होते हैं एंड वो जुड़ के लार्जर मास भी बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होती है दैट इज़ एब्डोमिनल आउटा एंड सबसे कम जो इन्वॉल्व होती है दैट इज़ सर्कल ऑफ विलियर्स। कॉम्पोजिशन क्या है इसमें, बीच में कोर होती है, नेक्रोटिक कोर, सॉफ्ट होती है येलो कलर की एंड ऊपर उसके एक वाइट फाइब्रस कैप होती है जो कि कोर को कवर करेगी। माइक्रोस्कोपिकली जो सेंट्रल कोर है इसमें लिपिड मिलेगा, फोम सेल्स मिलेंगे, स्मूथ मसल सेल और डेब्री मिलेगी। एंड उसके ऊपर क्या होता है, कैप होता है जिसमें कैप के ऊपर अब एंडोथेलियम होगी। इनमें क्या होगा, कैप में स्मूथ मसल सेल्स, ईसीएम और कनेक्टिव टिश्यू। और कैप के नीचे शोल्डर होता है, उसमें मैक्रोफाज, फोम सेल्स, लिम्फोसाइट वगैरह होंगे। एंड बीच में नियोवेस्कुलराइजेशन भी दिखेगी, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स भी दिखेंगे। फिर है क्लिनिकल फीचर्स क्या है। तो अगर कोई मेजर आर्टरी को में ये हो रही है एथेरोस्क्लेरोसिस तो ही सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे एमआई, स्ट्रोक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, आईबीडी या फिर रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन हम याद करते हैं अक्यूट से, तो ए से होता है हमारा एन्यूरिज्म। तो क्योंकि अभी ये डिपॉजिट हो रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, तो इंटीमा की वीकनिंग हो रही है, साथ साथ में मस्कुलर लेयर की भी वीकनिंग होगी तो एन्यूरिज्म हो सकता है। सी से कैल्सिफिकेशन, तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है। यू से अल्सरेशन, टी से थ्रोम्बोसिस, ई से एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वी हैव की डिफरेंस बिटवीन फैटी स्ट्रीक एंड एथेरोमा। तो फैटी स्ट्रीक क्या था, अर्ली स्टेज में था कि मैक्रोफाज के अंदर लिपिड आ रहा है तो फोम सेल बना रहे हैं, फोम सेल जुड़ के फैटी स्ट्रीक बना रहे हैं। अब अगर इसमें फाइब्रस टिश्यू मिल जाए तो वो एथेरोमा बनाएंगे। तो एज क्या है, फैटी स्ट्रीक मोस्टली चिल्ड्रन में शुरू हो जाती है एंड एथेरोमा ओल्डर में। एंड कॉम्पोजिशन क्या है, फैटी स्ट्रीक में वही फोम सेल्स है, लिपिड अकोमुलेशन इंट्रा सेलुलर होती है, सेल के बीच में होती है एंड बाकी टी लिम्फोसाइट और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड स्मॉल अमाउंट में होते हैं। एथेरोमा में एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड है क्योंकि उनकी नेक्रोसिस हो रही है सेल्स की। ग्रोसली फैटी स्ट्रीक येलो फ्लैट लीजन्स जैसे दिखेंगे और फ्लैट, इसमें फ्लैट याद रखना है। एथेरोमा में रेज्ड होते हैं, वाइटिश येलो रेज्ड लीजन एक्सेंट्रिक होते हैं। एंड फिर क्या है कि जो फैटी स्ट्रीक है दे डू नॉट एंक्रोच अपॉन द यूनियन, लेकिन एथेरोमा विल एंक्रोच अपॉन द ल्यूमन। फिर है कि जिधर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी उधर फैटी स्ट्रीक होगा एंड और उसके अलावा भी कई जगह पे हो सकता है, लेकिन एथेरोमा उधर ही होगा जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। जियोग्राफिकली मतलब फैटी स्ट्रीक उधर भी दिख सकता है जहाँ पे लो इंसिडेंस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, लेकिन एथेरोमा उधर दिखता है जहाँ पे हाई इंसिडेंस है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज। क्लिनिकली फैटी स्ट्रीक डू नॉट कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन एथेरोमा कैन कॉज सिस्टमिक ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो क्लासिफिकेशन में क्या याद रखना, हमें 6 तरह की होती है। तो इनिशियली क्या है, सिर्फ फोम सेल्स होंगे एंड टाइप 2 में फैटी स्ट्रीक बन जाएगी। तो हमें वही जो आता है वही सबसे पहले फोम सेल फिर फैटी स्ट्रीक। फिर टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 2 के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, टाइप 4 में और ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड आ जाएगा, एथेरोमा लीजन होगा 4 में। तो हमें याद रखना टाइप 4 में एथेरोमा लीजन। टाइप 5 में फाइब्रोटिक लेयर्स बढ़ जाएगी। टाइप 6 इज़ कॉम्प्लिकेटेड जिसमें वो अक्यूट वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में वही है 1 2 3 4 5 6। एंड ग्रोथ मैकेनिज्म सबसे पहले लिपिड ही है तो लिपिड अकोमुलेशन, तो सभी में लिपिड अकोमुलेशन है। सिर्फ टाइप 5 में जहाँ पे फाइब्रो एथेरोमा बन रहा है वहाँ पे स्मूथ मसल और कोलाजन सिंथेसिस बढ़ रही है। एंड लास्ट वाले में थ्रोम्बोसिस और हिमाटोमा। जो पहले 2 है वो फर्स्ट डेकेड से होते हैं, फिर थर्ड डेकेड से बाकी 2 एंड लास्ट वाले 2 फोर्थ डेकेड से। तो 1 3 4 याद रखना है। और मोस्टली सारे क्लिनिकली साइलेंट होते हैं, टाइप 4 से ओवर्ट होने शुरू होते हैं।
नेक्स्ट वी कम टू वेस्कुलाइटिस। तो 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल, स्मॉल वेसल। लार्ज वेसल में आता है जाइंट सेल और टकायासु, मीडियम सेल में आता है पैन और कावासाकी, एंड स्मॉल सेल में होता है एंका पॉजिटिव, एंका नेगेटिव। तो वो जो बर्जर डिसीज़ है ये एंका पॉजिटिव में आता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। एंका पॉजिटिव वाले ही हमें याद रखना है, वैगनार्स, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, चर्क-स्ट्रोस सिंड्रोम और बर्जर डिसीज़ जिसे कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये आता नहीं है। तो अब हमारे टकायासु पे, टकायासु क्या है, ये हमारी लार्ज वेसल वाली। तो जो टकायासु है ये मोस्टली सबक्लेवियन आर्टरी में होती है। तो अगर सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो अपर लिम्ब में ब्लड नहीं जाएगा, तो जो पल्स है वो बहुत फेब्राइल हो जाती है, तो इसलिए उसे पल्सलेस डिजीज़ भी कहते हैं। तो लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी का डिसऑर्डर है एंड मोस्टली आर्क ऑफ आर्टर उसके ब्रांचेस में होती है, एंड बाकी वही है कि उसे पल्सलेस डिजीज़ कहते हैं। मोस्टली विमेन में होती है लेस देन 35 ईयर्स। मॉर्फोलॉजी वही है, आर्टिक आर्च और उसके ब्रांचेस में होगी। ग्रोसली हमें क्या दिखेगा, वेस्कुलाइटिस है, मतलब वेसल की इन्फ्लेमेशन है, इंटिमा की थिकनिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी एंड मीडिया की स्केयरिंग होगी, एंड इरेगुलर थिकनिंग एंड नार्विंग होती है इन्वॉल्व वेसल्स की। माइक्रोस्कोपिकली पैन आर्टराइटिस है एंड मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो मोनोन्यूक्लियर सेल्स तो आएंगी एंड उसके बाद और ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, एंड क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन विद नेक्रोसिस भी होगी एंड अबेंडेंट जाइंट सेल। तो जितने भी वेस्कुलाइटिस है उन सब में क्या है, इन्फ्लेमेशन वाले फीचर्स दिखेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वीकनिंग ऑफ पल्स है, बीपी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत कम हो जाएगा एंड कोल्डनेस और नमनेस ऑफ फिंगर्स। देन वी हैव पैन पोलीआर्टराइटिस नोड्यूसा। तो ये मीडियम वेस्कुलाइटिस में आती है एंड आर्टरीज इन्वॉल्व क्या है, टिपिकली स्मॉल एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज इन एनी ऑर्गन, एंड ये मोस्टली किडनी की आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है। तो क्या होगा कि किडनी में इन्वॉल्व करते हैं तो ये रीनल हाइपरटेंशन करवा देती है, लेकिन कभी भी ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं करवाती, क्योंकि ये आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज को इन्वॉल्व नहीं करती, एंड इट नेवर इन्वॉल्व्स पल्मोनरी आर्टरी। तो पैन, पी फॉर पल्मोनरी, लेकिन वो कभी इन्वॉल्व नहीं करेगी। मॉर्फोलॉजिकली सेगमेंटल लीजन्स दिखते हैं ब्रांचिंग या बाइफर्केशन पे, सेगमेंटल इरोजन्स दिखेंगे, पेल्पेबल नोड्यूल्स जैसे दिखते हैं, एंड बाकी वही एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली इन्फ्लेमेशन है, लेकिन अक्यूट इन्फ्लेमेशन टाइप की है, तो ग्रैनुलोमा नहीं आएगा, ट्रांसम्यूरल होती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, 3 स्टेजेस है, अक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज और हीलिंग स्टेज। अक्यूट स्टेज में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स ज़्यादा होंगे, ट्यूनिका मीडिया की प्रोलिफरेशन होगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। क्रॉनिक में मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट आ जाएगा, हीलिंग में फाइब्रोसिस हो जाएगी, कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होगा, एंड ये अलग अलग वेसल्स में तीनों स्टेज को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, नॉन स्पेसिफिक वाले, फटीग, मलेज, फीवर वगैरह सारे, एंड रीनल मैनिफेस्टेशंस में हाइपरटेंशन। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो न्यूरोपैथी, जीआईटी है तो पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन है तो रैश, कार्डियक है तो सीएचएफ, सीएनएस है तो सीजर्स। नेक्स्ट वी कम टू वैगनार्स ग्रैनुलोमेटोसिस। तो इसे पहले वैगनार्स कहते थे एंड अब इसे कहते हैं ग्रैनुलोमेटोसिस, वेस्कुलाइटिस वगैरह। तो इसके 3 फीचर्स हैं। पहला तो है नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो पहला है ब्लड वेसल्स की, दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, एंड तीसरा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये सिर्फ नेक्रोटाइजिंग होती है, इसमें ग्रैनुलोमा नहीं होता, पहले 2 में ग्रैनुलोमा होता है। एंड उसके बाद है कि इनिशियली फोकल एंड सेगमेंटल होता है, बाद में क्रिसेंटरिक लीजन हो जाता है। इटियोलॉजी इज अननोन। पैथोजेनेसिस क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज्म्स होते हैं एंड मोस्टली सी एंका पॉजिटिव। तो ये सारे अब एंका वाले आ गए हैं, सिर्फ वैगनार सी एंका पॉजिटिव, बाकी सारे जितने भी एंका मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस है वो सारे पी एंका पॉजिटिव है। फिर हम मॉर्फोलॉजी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती है एंड इट कैन रेंज टू अल्सरेटिव लीजन्स। लंग्स में भी नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा दिखेंगे एंड किडनी में भी नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, अडल्ट मेल्स को मोस्टली इफेक्ट करते हैं इन 5th डेकेड्स एंड मल्टीपल ऑर्गन डेवलपमेंट होगी। नॉन स्पेसिफिक वही सिम्टम्स होंगे,
रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ फर्स्ट इन्वॉल्व, किडनी इज़ मोस्ट डेंजरस, हिमाटूरिया होगा उसमें, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। फिर हम आते हैं बर्जर डिसीज़ में, जिसे थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, स्मॉल एंड मीडियम साइज का, एंड इट मेनली इन्वॉल्व्स टिबियल एंड रेडियल आर्टरी, एंड कोज इसका अननोन है, बस लॉन्ग रिलेशन है विद स्मोकिंग। एंड उसके बाद मोर्फोलॉजी देखते हैं, तो इनिशियल स्टेज में वही सारा, इनिशियल क्या है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली होगी, लेटर में क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली होगी। एक मिनट रुको। तो इनिशियल में सारी अक्यूट वाली है, लेटर में सारी क्रॉनिक वाली है, एंड लेटर में फिर फाइब्रोसिस भी आएगी क्योंकि हीलिंग हुई है। कॉम्प्लिकेशन में इस्कीमिया और बाकी एट्रोफिक चेंजेस। क्लिनिकल फीचर में ट्रायड होता है, पहला है हमारा माइग्रेटरी सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और फिर रेनॉल्ड्स फिनोमिना, एंड देन पेन इन द इंस्टेप ऑफ फुट बाय एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी हैव रेनॉल्ड्स डिसीज़ एंड फिनोमिना क्या आता है, तो ये आता नहीं है, बस हम पैथोजेनेसिस कर लेते हैं। तो जब भी ठंड होती है, स्मॉल आर्टरीज का वेजोस्पाज्म हो जाएगा, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया की वजह से जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स है ये डाइलेट हो जाएंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, विच लीड टू साइनोसिस। तो साइनोसिस की वजह से क्योंकि ब्लड अकुमुलेट हो रहा है तो रीवॉर्मिंग हो जाएगी, तो रीवॉर्मिंग होगी तो वो वेजोस्पाज्म रिवर्स हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा दोबारा से, तो स्किन कलर विल बिकम नाउ रेड। नेक्स्ट वी कम टू एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या आता है, एबनॉर्मल परमानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल, या तो कंजेनिटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है, एंड लार्ज इलास्टिक आर्टरीज में दिखता है। Two most common causes are atherosclerosis and cystic medial degeneration of media, and mostly older person में होता है, मेल में ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन है एब्डोमिनल आउर्टा। पैथोजेनेसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, तो जो ट्यूनिका मीडिया है उसका जो इलास्टिक टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वॉल की वीकनिंग होगी और एट्रोफी होगी, विच विल लीड टू एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, रप्चर हो सकता है इनटू पेरिटोनियल कैविटी या फिर रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यू विद मैसिव हेमरेज, एंड जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ रप्चर होता है। देन वी हैव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, अगर ईलियाक, रीनल, मेसेंट्रिक इन सब की मतलब हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन, तो इस्कीमिक डैमेज हो जाएगा। देन देर इज़ इम्पिंचमेंट ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर, अगर यूरेटर वगैरह की कॉम्प्रेशन हो गई, देन देयर कैन बी एम्बोलिज्म फ्रॉम एथेरोमा। फिर है डिसेक्शन। तो डिसेक्शन क्या होता है, जब ट्यूनिका इंटीमा में डैमेज हो जाता है और ब्लड ट्यूनिका मीडिया में चला जाता है, तो वो क्या है कि फोर्सफुल सेपरेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ मीडिया विद फॉर्मेशन ऑफ इंट्राम्यूरल हिमाटोमा विद इन द वेसल वॉल विच में रप्चर कॉजिंग हेमरेज। तो वही है कि इंटीमा में टीयर होगा और ब्लड मीडिया में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि कई बार जो ब्लड है ये ल्यूमन में चला जाता है ड्यू टू एनी सेकेंडरी टीयर, तो इसलिए कंप्लीट न्यू वैस्कुलर चैनल बन जाता है मीडिया के अंदर, और जो ब्लड है ये पहले टीयर से मीडिया में जाएगा एंड फिर ल्यूमन में जाएगा, इसे कहते हैं डबल बैरल आउर्टा विद फॉल्स चैनल। एंड उसके बाद अगर ये एंडोथिलाइज जो जाएगा तो उसे कहते हैं क्रॉनिक डायसेक्शन। क्लासिफिकेशन क्या है, दो तरह से होता है, प्रॉक्सिमल लीजन और डिस्टल लीजन। प्रॉक्सिमल लीजन को कहते हैं टाइप ए, विच इज़ मोर कॉमन एंड मोर डेंजरस। ये या तो आउर्टा की असेंडिंग या डिसेंडिंग ब्रांचेस का सिर्फ असेंडिंग पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा, या फिर मतलब आउर्टा की या तो असेंडिंग को इन्वॉल्व करेगा या दोनों को इन्वॉल्व करेगा। डिस्टल को कहते हैं टाइप बी, जो सिर्फ सबक्लेवियन आर्टरी से डिस्टल पार्ट की डिसेंडिंग ब्रांच को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लड वेसल। अब हम आते हैं हार्ट पे। तो सबसे पहले इस्कीमिक हार्ट डिसीज़। तो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ की पैथोजेनेसिस में क्या है, सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अक्यूट प्लाक चेंज। अक्यूट प्लाक चेंज क्या आता है कि जो हेमरेज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, इट चेंजेस इनटू एन एथेरोमा, उसका रप्चर हो सकता है, इरोजन हो सकता है या फिर अल्सरेशन हो सकती है। इसकी वजह से जो थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंसेस है वो ब्लड से उनका एक्सपोजर हो जाएगा एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, विच इज़ नोन एज अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम।
और दूसरा क्या है कि अगर कोई प्लाक चेंज नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन इज फिक्स्ड, तो क्या होगा कि देयर विल बी प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ ल्यूमन। एंड अगर 75% से ज़्यादा नैरोइंग होगी, इट कोज स्टेबल एंजाइना। एंड अगर दूसरा कोज क्या है कि सर्कुलेटिंग एड्रेनर्जिक्स है या फिर प्लेटलेट कॉन्टेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, कोई भी मतलब एनओ की सिक्रीशन इम्पेयर्ड हो रही है, तो उन सबसे क्या है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, विच कोज प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना। एंड इन दोनों का अगला स्टेज क्या होता है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज। तो ये होगी हमारी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस अमंग वेरियस टाइप ऑफ एंजाइना। तो 3 है, स्टेबल, प्रिंस और अनस्टेबल। प्रिंस मेटल इज वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल को कहते हैं क्रिसेंडो एंजाइना। तो कोज क्या है स्टेबल एंजाइना का, ऊपर जैसे हमने देखा कोरोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नैरोइंग, प्रिंस मेटल का है स्पाज्म की वजह से, अनस्टेबल का है अक्यूट प्लाक चेंज। देन वी आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, स्टेबल में है इस्कीमिया एंड प्रिंस मेटल रेस्ट पे भी होता है, अनस्टेबल रेस्ट पे होता है एंड इन दोनों से ज़्यादा ड्यूरेशन का आता है। रिलीविंग फैक्टर क्या, स्टेबल का रेस्ट है, प्रिंस मेटल का है वेजोडाइलेटर्स और अनस्टेबल का भी वेजोडाइलेटर। आउटकम क्या है, स्टेबल विल रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन, प्रिंस मेटल में ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया आ जाता है एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू मेडिकेशन। एंड अनस्टेबल में क्या है, इट कैन कोज अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हाँ, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जो हम कहते हैं वो कैसे दिखती है, तो ये है कि MIA के बाद चेंजेस क्या आते हैं हार्ट में ग्रोसली और लाइट माइक्रोस्कोप पे। तो जो टाइम है आधे घंटे तक रिवर्सिबल इंजरी होती है, आधे घंटे के बाद इरिवर्सिबल इंजरी शुरू हो जाती है। तो शुरू में हम ग्रोस करते हैं, तो रिवर्सिबल में ग्रोस एंड लाइट हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम ग्रोथ से शुरू करें तो इरिवर्सिबल में सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम कैसे डिवाइडेड है। तो आधे से 4 घंटे, 4 से 12, 12 से 24, तो मतलब 4, 12, 24। तो 1 दिन हो गया, फिर 1 से 3 दिन, 3 से 7 दिन एंड देन 10 दिन एंड 14 डेज एंड देन 2 to 8 वीक्स। तो सबसे पहले ग्रोसली कुछ भी नहीं होगा एंड 4 to 24 आवर मतलब पूरा 1 दिन में डार्क मोटलिंग होगी, शुरू में ओकेजनल एंड देन पूरी डार्क मोटलिंग। तो अभी तक डार्क मोटलिंग है, उसके बाद क्या होगा कि मोटलिंग के साथ साथ बीच में एक येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि बीच वाला जो येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर था ये सॉफ्ट हो जाएगा और उसका बॉर्डर विल बिकम हाइपरेमिक। उसके बाद क्या होगा कि मोस्टली ये सारा अब येलो टैन ही हो जाएगा, तो जो रेड टैनिंग थी साइड में वो सिर्फ मार्जिन में रह जाएगी जो कि डिप्रेस होगी। उसके बाद क्या दिखेगा, बॉर्डर्स रेड ग्रे हो जाएंगे और डिप्रेस हो जाएंगे एंड लास्ट में क्या दिखेगा, ग्रे वाइट कलर का स्कार एंड विच इज़ प्रोग्रेसिव फ्रॉम बॉर्डर टू द कोर एंड 2 महीने के बाद स्कारिंग विल बी कंप्लीट। फिर अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखें तो शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी सी वेवीनेस दिखेगी फाइबर्स की। नेक्स्ट जब हमें ओकेजनल डार्क मोटलिंग दिख रही थी तो अंदर क्या हो रहा था, क्यों थी डार्क मोटलिंग, हेमरेज की वजह से और अर्ली कोएगुलेशन नेक्रोसिस की वजह से। उसके बाद कोएगुलेशन नेक्रोसिस वाज ऑनगोइंग, न्यूक्लियाई की पिक्नोसिस हो रही थी, हाइपरिस्नोफीलिया, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस एंड अर्ली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। फिर जब येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर था तो कोएगुलेशन नेक्रोसिस हो रही थी विद लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइएशन एंड न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे थे। उसके बाद जब बीच वाला पार्ट सॉफ्ट हो रहा था तो क्या होगा कि जो डेड मायोफाइबर्स थे ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रहे थे एंड विद डाइंग न्यूट्रोफिल्स और अर्ली फेगोसाइटोसिस होगी। उसके बाद वेल डेवलप्ड फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल हो जाएगी और ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा एंड फिर जब रेड ग्रे डिप्रेस्ड इन्फार्क्ट बॉर्डर्स थे तो पूरी अच्छी तरह ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाएगा एंड देन जो स्कार बन रहा था तो कोलाजन डिपोजिशन बढ़ गई थी एंड जब स्कारिंग कंप्लीट होगी तो देयर विल बी डेंस कोलाजन स्कार। नेक्स्ट वी कम टू लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो 4 तरह में हम कैटेगराइज करते हैं, ECG, बायोमार्कर्स, इमेजिंग एंड नॉन स्पेसिफिक इंडेक्स। ECG में स्टेमी हो सकता है, नॉन स्टेमी हो सकता है। कार्डियक बायोमार्कर्स में क्रिएटिनिन काइनेस है, सेंसिटिव है, फिर CK-MB है। नेक्स्ट वी हैव कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T एंड I। मायोग्लोबिन फर्स्ट कार्डियक मार्कर होता है एंड मोस्ट स्पेसिफिक है हमारा कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T एंड I।
नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक में ल्यूकोसाइटोसिस देखते हैं, ESR देखते हैं, इमेजिंग में MRI, ECG वगैरह। मिनट। नेक्स्ट वी कम टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI को हम याद रख सकते हैं कैम्प प्रिमिटिव से। तो C फॉर कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन, तो अगर इन्फाक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हार्ट ठीक से, तो उसका कॉन्ट्रेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। A से एरिथमिया है क्योंकि कंडक्शन डिस्टर्बेंस हो रही है। M से मायोकार्डियल रप्चर है जिसकी वजह से हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है। और बाकी मायोकार्डियल रप्चर में क्या क्या और हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर या इंटर आर्टीरियल वॉल का रप्चर हो सकता है, तो एक शंट बन जाएगा। पेपिलरी मसल का रप्चर हो गया तो वॉल्वुलर डिसफंक्शन होगी। इनकम्प्लीट रप्चर हो गया तो सूडो एन्यूरिज्म बन जाएगा। देन P से पेरिकार्डाइटिस है। फिर है प्रिमिटिव, तो उस अब P से 3 चीज़ें हैं, पेरिकार्डाइटिस, पेपिलरी मसल का डिसफंक्शन, प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर। फिर हम आते हैं R से राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन, I से इन्फाक्ट की एक्सपेंशन हो सकती है, M से म्यूरल थ्रोम्बोसिस, देन I से इन्फाक्ट एक्सटेंशन, T से कुछ नहीं है, लास्ट में वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वी कम टू अक्यूट रिमेटिक फीवर। तो अक्यूट रिमेटिक फीवर मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी का ही है। अक्यूट रिमेटिक फीवर कब होता है, जब ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस का इन्फेक्शन हो, उसके बाद ही होता है। तो 2 थ्योरीज होती है इसकी, साइटोटॉक्सिक और इम्यून थ्योरी। मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है कि हमारी बॉडी स्ट्रेप्टोकोकस के M प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है लेकिन वो हार्ट के अगेंस्ट एक्ट करती है। एंड साइटोटॉक्सिक में क्या है कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जैसे कि स्ट्रेप्टोलाइसिन, जो कि हार्ट को डैमेज करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, हम जोन्स से याद रखते हैं। J फॉर जॉइंट्स, पॉलीआर्थराइटिस, O फॉर फिर कार्डाइटिस, N से नोड्यूल्स, E से एरिथमा मार्जिनेटम एंड S से सिंडेनहम स्क्योकोरिया। डायग्नोसिस भी जोन्स क्राइटेरिया से है, तो मेजर क्राइटेरिया में जोन्स आता है सारा, माइनर में फीवर, आर्थरेल्जिया एंड इंक्रीज्ड एक्यूट फेज रिएक्टेंट और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। एंड जोन्स क्राइटेरिया क्या है, 2 मेजर होने चाहिए या फिर 1 मेजर और 2 माइनर होने चाहिए। हम ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई को आइसोलेट कर सकते हैं बाय थ्रोट स्वैब, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट टेस्ट कर सकते हैं, हिमैट के है बाकी, ECG, एक्सरे, इको। उसके बाद क्या है कि पैनकार्डाइटिस है तो डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन होती है सबकी। इसमें क्या याद रखनी है कि हमें रिमेटिक हार्ट डिसीज़ में एस्कोफ बॉडी देखने को मिलती है एंड इसके हम पेरिकार्डाइटिस को कहते हैं ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन हो रही है इट इज़ अकम्पनीड बाय फाइब्रिनस एक्सुडेट विच अ सैंडविच बिटवीन 2 पेरिकार्डियम। तो एक पेराइटल पेरिकार्डियम है, विस्ट्रल पेरिकार्डियम है जो कि ब्रेड है, बीच में बटर क्या आता है, एक्सुडेट, फाइब्रिनस या फिर सीरोफाइब्रिनस एक्सुडेट। फिर इससे वाल्वुलाइटिस भी हो सकते हैं, पार्टिकुलरली माइट्रल वॉलिस इन्वॉल्व, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस होती है एंड बाकी प्लाक्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट है एस्कोफ बॉडी। तो एस्कोफ बॉडी क्या है कि फोकल इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं जो एक्यूट रिमेटिक फीवर में बनते हैं एंड मोस्टली ये हार्ट में होते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, दीज आर एरिया, बीच में क्या है, फिब्रिनोइड डीजनरेशन होगी, सराउंडेड बाय T लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स क्या है, मतलब ये एस्कोफ जाइंट सेल क्या है, मैक्रोफाज है रूमेटिक फीवर के। उसके बाद क्या है कि ये जो मैक्रोफाज है अगर ये मॉडिफाई हो जाए और साइटोप्लाज्म इनमें बढ़ जाए, न्यूक्लियाई राउंड हो जाए और क्रोमैटिन मटेरियल स्प्रेड हो जाए वेवी रिबन लाइक फैशन में, जैसे कैटरपिलर सेल कहते हैं, तो इन मैक्रोफाज को हम कहते हैं एनिट्स्कोफ सेल। लोकेशन क्या है, तीनों लेयर्स में, क्योंकि पैनकार्डाइटिस होता है मायोकार्डियम में मोस्टली पेरीवेस्कुलर टिश्यू में दिखते हैं। नेक्स्ट वे एंडोकार्डाइटिस, तो ये भी मेनली माइक्रोबायोलॉजी का ही है। एटियोलॉजी इसकी वही है, स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटीरोकोकाई है, स्टैफ है, विरिडेंस है एंड ये मोस्टली वही है सारा माइक्रोबायोलॉजी का। एंड इसमें और कुछ नहीं है, बाकी वेजिटेशंस वगैरह दिखेगी, इसमें ड्यूक्स क्राइटेरिया आता है, तो ये छोड़ो। हम इधर आते हैं, ये भी एंडोकार्डाइटिस है। हाँ, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन सब की वेजिटेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो किन किन की, एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देन रूमेटिक हार्ट डिसीज़, देन नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और LSE क्या है, लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। एंड ये किस में होता है, SLE में।
तो वो वाल्व्स इफेक्टिव क्या है कि इन एंडोकार्डाइटिस में मोस्टली माइट्रल एंड आवर्टिक वॉल्व होती है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में मोस्टली लेफ़्ट साइड वाली होती है तो माइट्रल वॉल्व होती है, NBTE में कोई भी हो सकते हैं, LSE में AV वाल्व होती है। तो माइट्रल वॉल्व तो सभी में होती है। और लोकेशन क्या है, हाँ लोकेशन याद करनी है कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये क्या है, वाल्व के कस्प पे होती है एक साइड पे। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ और NBTE के होती है अलोंग द लाइंस ऑफ क्लोजर, और LSE वाली होती है लीफलेट पे। देन वी हैव साइज, तो साइज़ क्या है, इसे सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा है तो IE वाले बल्की होते हैं, नहीं IE वाले बल्की है, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ वाले स्मॉल है, NBTE वाले RHD से थोड़े से बड़े हैं, और बाकी LSE वाले थोड़े छोटे होते हैं और बहुत ग्रैन्युलर से होते हैं। IE और NBTE कैन बी सिंगल और मल्टीपल, बाकी दो मल्टीपल ही होते हैं। अटैचमेंट क्या है, सिर्फ रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ वाले फॉर्मली अटैच्ड है एंड बाकी दो लूजली अटैच्ड और फ्राइएबल होते हैं। एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, जो लास्ट दो वाले हैं यूजुअली कोई डैमेज नहीं करते। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या आता है, पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव है, यूजुअली डैमेज अंडरलाइंग एंडोकार्डियम, कई बार ये मायोकार्डियम में चले जाएंगे और एब्सेस प्रोड्यूस करेंगे एंड स्टिल सीवियर केस में परफोरेशन कर सकते हैं। रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ में क्या आता है कि जो लीफलेट्स है वो छोटी हो जाएगी, थिकन हो जाएगी एंड देयर कैन बी फ्यूजन ऑफ वॉल्व कमीशर्स। नेक्स्ट वी कम टू कॉम्पोजिशन, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में फिब्रिन होता है, प्लेटलेट होता है, बाकी बैक्टीरियल कॉलोनीज है एंड बेस पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, फिब्रिन और प्लेटलेट होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें भी होते हैं। NBTE में क्या, नाम में यह नॉन बैक्टीरियल, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, फाइब्रिन, प्लेटलेट और ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं। LSE में स्टेराइल होता है, ईसनोफिलिक मटेरियल होता है बस। चांसेस ऑफ एम्बोलाई NBTE और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ज़्यादा होती है, बाकी दो में कम होती है। नेक्स्ट वी कम टू कार्डियोमायोपैथी, तो जो कार्डियोमायोपैथी है ये 3 तरह की होती है। DCM मतलब डाइलेटेड, HCM मतलब हाइपरट्रोफिक और RCM मतलब रिस्ट्रिक्टिव। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डाइलेटेड नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, डाइलेशन होगी सभी हार्ट चैम्बर की, तो इसमें क्या है, मायोकार्डियम की हाइपरट्रोफी है अलोंग विद डाइलेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। हाइपरट्रोफिक में क्या है, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेकिन डाइलेशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या है, वेंट्रिकुलर फिलिंग में रिस्ट्रिक्शन है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम कम हो रही है एंड इट लीड्स टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अकरेंस सबकी ज़्यादा किसकी है, DCM की, एंड DCM मोस्टली मिडल एज में होता है, HCM मोस्टली यंगर एज में होता है, RCM इज लेस वेरिएबल। कोजेस क्या है, DCM के मोस्टली अननोन है एंड प्रेगनेंसी हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, थेरेप्यूटिक हो सकता है एंड HCM जेनेटिक होता है एंड RCM इज एसोसिएटेड विद अमाइलोडोसिस। तो RCM क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है मतलब किसी चीज़ की डिपोजिशन है, तो माइलोडोसिस, सार्कोडोसिस और रेडिएशन इंड्यूस्ड हो सकता है। सिर्फ DCM में सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, बाकी दोनों में डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। फिर है स्टेनोसिस, सिर्फ HCM में होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, DCM में सिस्टोलिक डिसफंक्शन है तो क्या होगा कि सिम्टम्स अपीयर स्लोली, और बाकी HCM इज मोस्टली एसिम्टोमेटिक एंड एक कॉमन कंप्लेंट क्या है, डिस्निया, एंड RCM प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टाइप, बाकी डिस्निया, एंजाइना, CHF हो सकता है। ग्रोसली हार्ट हैवी होगा सब में। DCM में क्या है कि डायलेशन है सभी चैम्बर्स की, हाइपरट्रोफी सिमेट्रिकल होगी। HCM में क्या है, डायलेशन नहीं होती, बस क्या एसिमेट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, मेनली IV सेप्टम की, एंड इसको हम कहते हैं बनाना लाइक कन्फर्मेशन, क्योंकि बनाना लाइक दिखने लग जाता है, इतनी बीच में हाइपरट्रोफी हो जाती है। एंड RCM में क्या है, वेंट्रिकल्स नॉर्मल या लार्ज हो सकते हैं, डायलेशन नहीं होगी, बाकी मायोकार्डियम विल बी फॉर्म। हिस्टोलॉजी में DCM में हाइपरट्रोफी दिखेगी एंड लार्ज न्यूक्लियाई दिखेगा और फाइब्रोसिस दिखेगी,
और जो हमारा ये है HCM, इसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइपरट्रोफी है, डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होगी मायोसाइट की। एंड जो हमारा लास्ट वाला है, इसमें डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। आउटकम क्या है? पहले एरिथमिया हो सकता है DCM से, एंड